म्यूचुअल फंड्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में अक्सर कितने सारे सवाल आ जाते हैं, है ना। पर कोई बात नहीं, आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ कर देंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले म्यूचुअल फंड की इस उलझन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये ओपन है या क्लोज्ड, किसी की अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है ये भी जानेंगे, फिर इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं उन पर भी नजर डालेंगे, कुछ खास लक्ष्यों के लिए भी फंड्स होते हैं उनकी बात करेंगे, और आखिर में इन सबको जोड़कर एक अपना इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कंफ्यूजन की जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स को होती है। मतलब बेसिक्स से शुरू करते हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में कदम रखता है तो ऐसा महसूस होना बहुत आम बात है, जैसे किसी भूल भुलैया में आ गए हों। इतने सारे ऑप्शंस, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो हमारी आज की चर्चा है ना, ये एक मैप की तरह काम करेगी, इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। तो म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये एक तरह का सामूहिक निवेश है। सोचिए, बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं और फिर एक एक्सपर्ट, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, उस पैसे को स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसी अलग अलग जगहों पर लगाता है, और बदले में हर निवेशक को उसके पैसे के हिसाब से यूनिट्स मिल जाती हैं जो उस बड़े से पूल में उसकी हिस्सेदारी को दिखाती हैं। अब यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। बॉस्टन एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 10% से भी कम परिवार म्यूचुअल फंड को एक निवेश का जरिया मानते हैं। सोचिए जरा, इतने फायदे होने के बावजूद भी लोग इससे दूर हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए। अब आता है पहला बड़ा सवाल, पहला बड़ा फैसला, वो ये कि फंड की यूनिट्स को कब खरीदा या बेचा जा सकता है। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, दो तरह के दरवाजे हैं, एक हमेशा खुला, एक कुछ समय के लिए। ओपन एंडेड फंड्स उसी खुले दरवाजे की तरह हैं, जब चाहें पैसा लगा सकते हैं, जब चाहें निकाल सकते हैं, पूरी आज़ादी। इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हैं, करीब 59% फंड्स ऐसे ही होते हैं। दूसरी तरफ हैं क्लोज्ड एंडेड फंड्स। इनमें सिर्फ शुरुआत में, यानी NFO के टाइम पर ही पैसा लगा सकते हैं, और फिर एक तय समय तक पैसा लॉक हो जाता है। इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड तो कर सकते हैं, पर लिक्विडिटी, मतलब पैसे निकालने की आसानी, थोड़ी कम होती है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट स्टाइल की। मतलब किसी का लक्ष्य क्या है? हर किसी के पैसे से जुड़े सपने अलग होते हैं, और उसी के हिसाब से सही फंड चुनना होता है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है कि लंबे समय में अच्छी खासी दौलत बनाई जाए, और इसके लिए वो थोड़ा बहुत मार्केट का उतार चढ़ाव झेलने को भी तैयार है। तो फिर क्या? ऐसे में इक्विटी फंड सबसे सही रहते हैं। ये फंड सीधे कंपनियों के शेयर्स यानी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, कैपिटल बढ़ाना। इन्हें किसी भी पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन भी कह सकते हैं, जो रफ्तार देता है। अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसे हाई ग्रोथ से ज्यादा अपनी जमा पूंजी की सेफ्टी की चिंता है। वो चाहता है कि एक रेगुलर इनकम आती रहे, भले ही बहुत ज्यादा ना हो। तो उनके लिए हैं डेट फंड्स। ये फंड्स क्या करते हैं? ये सरकारी बॉन्ड्स या बड़ी बड़ी कंपनियों के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार या कंपनियों को पैसा उधार देते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। तो इनमें स्थिरता ज्यादा होती है। ये एक तरह से पोर्टफोलियो के शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। पर जिंदगी हमेशा ब्लैक या व्हाइट तो नहीं होती, है ना। क्या हो अगर किसी को दोनों चाहिए, थोड़ी ग्रोथ भी और थोड़ी स्टेबिलिटी भी, मतलब एक बैलेंस। बिल्कुल, और यहीं पर आते हैं हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मिक्सचर होते हैं। ये थोड़ा पैसा इक्विटी में लगाते हैं ग्रोथ के लिए, और बाकी पैसा डेट में लगाते हैं सेफ्टी के लिए। तो यहां रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। तो अब तक हमने 3 बड़े रास्ते देख लिए, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इन रास्तों पर और कौन कौन सी गलियां हैं। इक्विटी फंड्स की बात करें तो इन्हें समझने का एक बहुत सीधा तरीका है, कंपनी का साइज। देखिए, सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप फंड्स। ये देश की टॉप 100 सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। फिर आते हैं मिड कैप, जो 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और आखिर में है स्मॉल कैप, जो 251वीं कंपनी और उसके बाद की छोटी कंपनियों पर फोकस करते हैं। सीधा सा नियम है, जितनी बड़ी कंपनी उतना कम रिस्क, लेकिन ग्रोथ भी संतुलित। जितनी छोटी कंपनी उतनी ज्यादा ग्रोथ की गुंजाइश, पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा।
अब आते हैं डेट फंड्स पर। वैसे तो इनके 16 अलग अलग प्रकार हैं, पर ये नंबर सुनकर घबराना नहीं है। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है इनकी ड्यूरेशन, मतलब समय सीमा। जैसे अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स कुछ महीनों के लिए होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स 1 से 3 साल के लिए, मीडियम ड्यूरेशन 3 से 7 साल और लॉन्ग ड्यूरेशन 7 साल से भी ज्यादा के लिए। तो बस ड्यूरेशन के हिसाब से इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। और हाइब्रिड फंड्स में जैसा हमने कहा था, सारा खेल मिक्सचर का है। यहां 2 तरह के फ्लेवर होते हैं। एक है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसमें देखिए 80% पैसा सेफ यानी डेट में और सिर्फ 20% इक्विटी में लगता है। ये उनके लिए है जिन्हें सेफ्टी ज्यादा प्यारी है। दूसरा है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। यहां कहानी उल्टी है। करीब 70% पैसा ग्रोथ के लिए इक्विटी में और 30% डेट में। ये उनके लिए है जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई मेन कैटेगरीज, लेकिन इनके अलावा भी कुछ खास तरह के फंड्स होते हैं। इन्हें आप स्पेशल टूल समझ सकते हैं, जो किसी खास काम के लिए ही बनाए गए हैं। जैसे कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। ये रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए बने होते हैं और इनमें अक्सर लॉक इन पीरियड भी होता है। फिर हैं ELSS फंड्स, जो इक्विटी फंड्स ही हैं, पर 3 साल के लॉक इन के साथ आते हैं और इनमें टैक्स बचाने का फायदा मिलता है। इसके अलावा है इंडेक्स फंड्स या ETFs, जो कुछ नहीं करते, बस मार्केट के इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 की नकल करते हैं। और एक मजेदार कैटेगरी है फंड ऑफ फंड्स की। ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सीधे स्टॉक्स में नहीं बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स में ही पैसा लगाता है। वाह, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी को इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो एक सही फंड चुनने का फ्रेमवर्क कैसा हो सकता है? स्टेप 1, सबसे पहले तो ये तय करें कि कितनी आजादी चाहिए, मतलब ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड। स्टेप 2, फिर अपनी स्टाइल तय करें। लक्ष्य ग्रोथ का है तो इक्विटी, स्थिरता चाहिए तो डेट, या फिर बैलेंस चाहिए तो हाइब्रिड। स्टेप 3, एक बार ये तय हो गया तो फिर एक सब कैटेगरी चुनें, जैसे इक्विटी में लार्ज कैप या मिड कैप, डेट में शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन। और स्टेप 4, आखिर में ये भी देख लें कि कहीं कोई स्पेशल गोल तो नहीं है जिसके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड या ELSS जैसा कोई खास फंड ज्यादा बेहतर हो। देखिए, इस तरह से एक मुश्किल फैसला कितना आसान हो जाता है। तो अब ये नक्शा तैयार है। ये फ्रेमवर्क एक तरह से सही सवाल पूछने की ताकत देता है। इससे उन विकल्पों को खोजना आसान हो जाता है जो किसी की भी पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी से मेल खाते हों। तो अब सवाल ये है, किस नक्शे के साथ निवेश की ये यात्रा कहां से शुरू होगी?